गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देख लेते हैं सेट्स थ्योरी। तो सेट है क्या चीज? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। दो वर्ड यूज किए हैं, वेल डिफाइंड और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कि अगर कोई भी हमें कोई कलेक्शन करना है तो उस कलेक्शन को जो है हम सेट्स बोलते हैं। सो ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द सेट। हर ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? एलिमेंट। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे set of days of a week, set of integers from 1 to 1000, set of even integers, set of all states of India। तो ये जो कुछ हम कॉम्बिनेशंस कह सकते हैं, कुछ कलेक्शन कह सकते हैं, इसको हम सेट्स कहते हैं। तो सेट जनरली ए बी सी जो बड़े बिग लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स हैं, उससे डिनोट होता है, और उसके एलिमेंट्स जो हैं वो छोटे लेटर्स के साथ जो है डिनोट किया जाता है, राइट। तो जैसे ए मेरे पास अगर कोई सेट है, मैंने कह दिया कि एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, कि एक्स मेरे पास कोई वोवल है, तो मेरे पास ए सेट में क्या हो जाएगा। और एक चीज और, जब हम सेट को लिखते हैं तो हम इन ब्रैकेट्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मेरे पास वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट्स का तो आ जाएगा ए ई आई ओ यू, तो ये मेरे पास एक सेट बन गया। उसके बाद बी मेरे पास क्या है? एक्स। एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर अप टू 10, ठीक है। तो मेरे पास बी क्या बन गया? अब पॉजिटिव भी है और इवन भी है, इंटीजर है और 10 तक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 4 6 8 10, ठीक है। तो मेंबरशिप ऑफ अ सेट, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या है। लेट ए 1 2 5 7 9 10 मेरे पास एक एग्जाम्पल है। हेयर 5 बिलोंग टू ए, 6 डजंट बिलोंग टू ए, यानी कि 5 तो जो है वो इसका मेंबर है, पर 6 जो है वो मेंबर नहीं है। फाइनाइट सेट, अगर किसी भी सेट को हम फाइनाइट यानी कि नंबर में देख सकते हैं तो वो फाइनाइट है। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 ये अपने आप में फाइनाइट सेट है। या फिर एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ डीएम कॉलेज मोगा, तो डीएम कॉलेज मोगा के स्टूडेंट्स की मैं गिनती कर सकती हूँ, इसलिए ये फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट, अगर जिसका मेरे को नहीं पता है कि कितने एलिमेंट्स होंगे, वो इनफाइनाइट सेट है। जैसे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी हो सकता है, मुझे नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा, दैट इज इनफाइनाइट सेट। दूसरा, एक्स इज एन ऑड इंटीजर। अब ऑड इंटीजर भी कहाँ तक हो सकते हैं इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट है। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट वो होता है जहां पे सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। जैसे ए मेरे पास क्या है? एक्स। एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड जो दूसरा कंडीशन लगा दिया है वो एक्स 30 और 40 के बीच में होगा, राइट। तो ऐसा सिर्फ एक ही होता है परफेक्ट, दैट इज 36। तो ए का वैल्यू क्या आएगा? सिर्फ 36। अब यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, दैट इज वाई दिस इज नोन एज सिंगलटन सेट। दूसरा क्या है? एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 2, तो वो भी एक ही एलिमेंट है, राइट। एम्प्टी नल और वॉइड सेट, एम्प्टी नल या वॉइड सेट वो होता है जहां पे कुछ भी नहीं होता, राइट, दैट इज डिनोटेड बाय 5। जैसे ए एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये जो है पॉजिटिव इंटीजर लेना है हमने, तो अगर मैं इसको सेटिस्फाई करूंगी तो वो इंटीजर नहीं आएगा, यानी कि ए में कुछ भी नहीं आएगा। तो ए को मैं कैसे डिनोट करूंगी? सिंपल 5 के थ्रू, राइट। दिस इज नल और वॉइड और मे बी एम्प्टी सेट। सबसेट, सुपर सेट। अब मैं जैसे मेरे पास ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 8 10, ठीक है। बी मेरे पास है 2 4 6 10। अब आपने देखा कि बी में जो एलिमेंट्स है 2 4 6 एंड 10, वो सारे के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं। तो बी मेरे पास क्या हो गया? सबसेट। और ए मेरे पास क्या हो गया? सुपर सेट। ए बड़ा है, बी छोटा है, इसलिए बी सबसेट, ए सुपर सेट। इक्वालिटी ऑफ सेट्स, जैसे मेरे पास ए 1 to 10 है और दूसरी तरफ बी हमें कह दिया कि एक्स कोई नेचुरल नंबर है जो कि 1 और 10 के बीच में, और 1 और 10 भी इंक्लूड करता है। अब मैं अगर बी को लिखना चाहूं तो वो ए के जैसा ही हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे दोनों ही एक ही जैसे एलिमेंट्स हैं, तो दैट इज वाई दिस इज द इक्वल सेट्स, इक्वालिटी ऑफ सेट्स। तो ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। प्रॉपर सबसेट, ठीक है।
अब प्रॉपर सबसेट तब होता है कि ए, कोई भी दो सेट्स हैं, ए बी में कंटेन करे लेकिन ए बी के इक्वल ना हो। जैसे कि यहाँ पे है ए 1 2 3 4, बी 1 2 3 4 5, तो ए बी में कंटेन कर रहा है, ए बी के बीच में है लेकिन इक्वल नहीं है, तो वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। पावर सेट, ए फाइनाइट सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। ठीक है, अगर मैं एक सेट के जो भी ए जैसे सेट है उसके सारे सबसेट्स को इकट्ठा कर देती हूँ तो वो मेरे पास पावर सेट बन जाएगा। जैसे 1 2 3, तो इसका मैंने सारे सबसेट्स इकट्ठे कर लिए, 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। एक और जो एक फॉर्मूला है पावर जो सेट होता है उसके एलिमेंट्स जो रहते हैं 2/n, यानी कि अगर यहाँ पे 3 थे एलिमेंट्स मेरे पास, तो पावर सेट के 2 का पावर 3 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। यूनिवर्सल सेट, तो सभी सेट्स को सबसेट्स माना जाता है, तो एक फिक्स्ड सेट जो है यू माना जाता है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट इज लाइक कि जैसे एक यूनिवर्स है, ये सब कुछ ही समाहित है उसमें। ठीक है, तो हर सेट जो है वो सबसेट है ऑफ द यूनिवर्सल सेट, राइट। देन कंपैरेबल एंड नॉन कंपैरेबल सेट्स, तो कंपैरेबल और नॉन कंपैरेबल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास ए बी सी यहाँ पे हो गया, ए में 2 3 5 है, बी में 2 3 5 6 है और सी में 1 और 5 है। अब ए इज कंटेन्ड इन बी, देखो ए एक तरीके का सबसेट है, राइट। ए 2 3 5 2 3 5 6 मेरे को ये बी में भी दिख रहा है, तो ए और बी दोनों क्या हो गए, आपस में कंपैरेबल सेट्स हो गए। तो ए इज कंटेन्ड इन बी, सो ए एंड बी आर कंपेरेबल सेट्स। ठीक है, अब आप देखिए क्या मैं ए को सी में कंटेन कर सकती हूँ, 2 3 5 और यहाँ पे 1 5 है, नहीं कर सकती। क्या सी जो है पूरा का पूरा ए में कंटेन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट 1 है जो यहाँ पे नहीं है, राइट। तो दैट इज वाई ए और सी जो है वो आपस में नॉन कंपेरेबल सेट्स हैं। उसके बाद ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, ऑर्डर होता है कि कितने एलिमेंट्स हैं उसको हम जो है ऑर्डर कहते हैं। सो ओ ए से डिनोट करते हैं, ओ ए इज डिनोटेड एज अ ऑर्डर ऑफ सेट। उसके बाद आ जाता है इक्विवेलेंट सेट। देखिए इक्वालिटी ऑफ सेट और इक्विवेलेंट सेट दो अलग चीजें हैं। इक्वालिटी ऑफ सेट्स होता है जहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं वो एक जैसे हों, अगर 1 2 3 4 5 है तो दूसरे सेट में भी 1 2 3 4 5 ही होगा। लेकिन इक्विवेलेंट में ऑर्डर एक जैसा होता है, एलिमेंट्स चाहे एक जैसे हों या ना हों उससे फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 है, बी मेरे पास 1 2 7 9 12 है। यहाँ पे दो एलिमेंट्स एक जैसे हैं लेकिन बाकी के 3 एलिमेंट्स अलग हैं, लेकिन इसको मैं इक्विवेलेंट सेट्स कहूंगी। इक्विवेलेंट क्यों कहूंगी, दोनों में ही 5 एलिमेंट्स है। तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। अब देख लेते हैं कुछ सम बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। तो पहला आ जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चले हैं। यू मेरे पास यूनिवर्सल सेट है कोई, दैट इज 2 4 6 8 10। ठीक है, दूसरा मेरे पास सेट है ए 4 and 8। तो अब मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, देखिए जो मेरे पास ए में है ऑलरेडी 4 and 8 उनको छोड़ दीजिए, उसके अलावा यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट्स पड़े हैं वो हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, राइट। तो 4 8 को मैंने हटा दिया, राइट। 2 6 10 जो आ गया वो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो 5 होता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का जो में सब कुछ ही है, तो उसमें अगर नहीं है कुछ तो वो नल वॉइड सेट नहीं है, या 5 नहीं है, या कुछ नहीं है तो उसको 5 कह देंगे। और 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। कुछ ना होने का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सब कुछ होना। ठीक है, सब कुछ होने का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कुछ ना होना, राइट। उसके बाद देख लेते हैं वेन डायग्राम्स देख लेते हैं, सिंपल। ठीक है, अगर मेरे को एक ए कोई सेट है और उसको डिफाइन करना है वेन डायग्राम में, तो मैं एक पहले एक रेक्टेंगल या स्क्वायर आप बना लीजिए। ठीक है, रेक्टेंगल ही है, तो उसमें क्या है, एक ए कोई भी गोला लगाइए, सर्कल बनाइए, उसको ये ए जो है
वो डिफाइन कर रहा है कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, बहुत बड़ा सेट है, राइट, उसका एक छोटा सा पार्ट है ए, राइट। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है। और ए का कॉम्प्लीमेंट जो होगा बाकी सारा का यूनिवर्सल सेट, ए को हटा दीजिए, बाकी सारा जो भी आ जाएगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। यूनियन ऑफ टू सेट्स, सपोज मेरे पास ए बी डी है और बी सी है, ठीक है जी। तो मेरे को यूनियन करना है। यूनियन यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना है। जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखेंगे, बाकी एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देंगे। तो ए यूनियन बी मेरे पास क्या बन गया, ए बी सी यहाँ पे आ गया डी, ठीक है। वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना, तो वेन डायग्राम में ए और बी ये इकट्ठा जो आ गया है दैट इज यूनियन, यानी ए का भी बी का भी जो भी आ गया दैट इज यूनियन। अब देख लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है उसको हम इंटरसेक्शन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए मेरे पास ए बी सी डी है, बी मेरे पास सी डी ई एफ जी है। तो सी और डी जो हैं वो दोनों के ए और बी में जो है कॉमन एलिमेंट्स है, तो वो इंटरसेक्शन हो गया। मैंने वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना है, तो ए और बी का जो कॉमन है, ये शेडेड पोर्शन है, ये हमें शो करेगा ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद मेरे पास आ जाता है डिसजॉइंट सेट्स। इफ ए एंड बी टू गिवन सेट्स सच दैट A intersection B is equal to phi, then the sets A and B are said to be disjoint, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ये है मेरे पास ए बी सी डी है, बी मेरे पास एल एम एन पी है। अब इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, फाई हो गया, नल हो गया, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। तो अगर कुछ कॉमन नहीं है तो ए और बी डिसजॉइंट है। ज्वाइंट मतलब एक जैसे से, डिसजॉइंट एक दूसरे को के साथ ज्वाइन ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि उनमें दोनों में कोई भी कॉमन कुछ भी नहीं है, राइट। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ मोर देन टू सेट्स, तो दो एक से ज्यादा सेट्स का इंटरसेक्शन हो तो हम कैसे देखेंगे। अब ए बी सी यहाँ पे हमें दे रखा है, तो ए बी 1 2 3 4 5 1 3 5 7 9 1 3 4 6 7, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे मुझे जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो 1 और 3 दिखाई दे रहा है, जो तीनों में है। सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मेरे पास क्या आ गया, 1 and 3। तो अगर मुझे ये चीज़ इस वेन डायग्राम के थ्रू दिखानी है, तो ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो ये जो कॉमन एरिया यहाँ पे 1 और 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये 1 और 3 एलिमेंट बिल्कुल कॉमन एरिया में आएंगे, जो कि मेरे को दिखाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नाउ डिफरेंस ऑफ सेट्स। The difference of two sets A and B is a set of those elements which belong to A but do not belong to set B. तो यानी कि जैसे A माइनस B है, अब A माइनस B क्या होगा, A से तो बिलोंग करेगा लेकिन B से बिलोंग नहीं करेगा, राइट। जैसे कि A मेरे पास क्या है 1 2 3 4 है और B मेरे पास क्या है 3 4 6 7 है। अब देखिए 3 और 4 क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं। अब मेरे को क्या चाहिए, ए से तो बिलोंग करे लेकिन बी से बिलोंग ना करे। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए से बिलोंग बी से ना बिलोंग, यानी कि पॉजिटिव ए से हाँ और नेगेटिव बी से ना, ठीक है। तो पॉजिटिव ए में क्या चीज़ है जो ज़्यादा है, वो है 1 और 2। तो ए माइनस बी मेरे पास क्या आ गया 1 and 2, ठीक है। अब बी माइनस ए उसका उल्टा भी ले सकते हैं, तो उसका उल्टा लेंगे तो यानी बी का हाँ और ए का ना, यानी बी में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में मौजूद नहीं है, वो है 6 and 7। 6 and 7 जो है वो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है। तो दैट इज ए माइनस बी माइनस ए। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी, ठीक है। ए माइनस बी इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए। अब ए माइनस बी को आप देखिए हमेशा सबसेट किसका रहेगा, ए का, ठीक है। 1 2 1 2 सबसेट हो गया। बी माइनस ए जो है वो हमेशा बी का सबसेट रहेगा, देख लीजिए बी माइनस ए और बी का सबसेट 6 7, राइट। द इंटरसेक्शन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए इज एम्प्टी सेट, ठीक है। ए माइनस बी में मेरे पास क्या है 1 2, बी माइनस ए में क्या है 6 7, डिसजॉइंट हो गए ना। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, दोनों की इंटरसेक्शन 5 हो गई,
ठीक है जी। सिमिलरली कुछ और भी हैं, जैसे a माइनस बी ब्रैकेट आप देखोगे तो वो a इंटरसेक्शन b बन जाएगा, b माइनस a देखोगे तो वो भी a इंटरसेक्शन b बनेगा। तो इफ a b c तीन सेट्स हैं तो मेरे पास कैसा रहेगा, a माइनस ब्रैकेट में b यूनियन c, a माइनस b, देखो यूनियन को क्या बना दिया, इंटरसेक्शन a माइनस c, ठीक है। अब दूसरे में देखेंगे ये उल्टा हो जाएगा, a माइनस बी इंटरसेक्शन c, a माइनस बी ही रहा, इंटरसेक्शन उलट के यूनियन बन गया a माइनस c, राइट। अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो पहले यूनियन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो मेरे पास a b c और एक यूनिवर्सल सेट है। तो a b c, a में है 1 2 3, b में है 3 4 5 6 और c में 6 7 8 9 10 और यूनिवर्सल जो सेट है वो 1 से लेके 10 तक का है, ठीक है। तो अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a, ठीक है। अगर a यूनियन b मैंने किया तो 1 2 3 जो है 3 कॉमन है b में, 4 5 6 साथ में आ गया। b यूनियन a करूंगी तो भी सेम एलिमेंट्स रहेंगे, तो ये आपस में इक्वल रहेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a यूनियन b ब्रैकेट यूनियन c इज इक्वल टू a यूनियन ब्रैकेट b यूनियन c, यानी कि एक बार मैं पहले a यूनियन b लूंगी, फिर उसको c के साथ यूनियन करूंगी, एक बार b यूनियन c लेके उसके बाद a के साथ यूनियन करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे a यूनियन b यूनियन c अगर मैं करती हूँ तो a यूनियन b मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यूनियन इसके किसके साथ की, c के साथ, तो मेरे पास 1 to 10 बन गया। सिमिलरली अगर आप ये देखोगे तो भी 1 to 10 ही आ जाएगा। देन थर्ड मेरे पास प्रॉपर्टी आ जाती है a यूनियन ब्रैकेट b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है, आप सिमिलरली ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो इसको, तो ये एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ हमें कहता है कि a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट अगर मैं ले रही हूँ, ठीक है, a यूनियन b डैश भी आप इसको कह सकते हो, कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो, कॉम्प्लीमेंट है ये, इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे a कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल से लेना है हमने, तो a में मेरे पास 1 2 3 है, 1 2 3 को निकाल के बाकी सारा जो है a कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो b में 3 4 5 6 है, 3 4 5 6 में निकाल दीजिए तो b कॉम्प्लीमेंट, बाकी के जो एलिमेंट्स बच जाते हैं यूनिवर्सल सेट में से, तो वो मेरे पास b कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो a इंटरसेक्शन b, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों मेरे पास पड़े हैं, 7 8 9 10 मुझे यहाँ पे कॉमन नज़र आ रहे हैं, तो 7 8 9 10 हो गया, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने क्या लेना है, a यूनियन b, a यूनियन b आप सिंपली 1 2 3 4 5 6 मेरे पास पड़ा है, राइट। तो a यूनियन b का जो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट आएगा वो यूनिवर्सल सेट से आएगा, 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी है, तो उसके अलावा जो बच गए एलिमेंट 7 8 9 10 वो मेरे पास हो गया a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो डेफिनेटली अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a यूनियन b का एंटायर का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू ईच अदर। सिमिलरली मेरे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन आ जाती है। इंटरसेक्शन की में भी सेम प्रॉपर्टीज ही रहती है, यानी क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि a इंटरसेक्शन b ब्रैकेट इंटरसेक्शन c, या फिर a इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट b इंटरसेक्शन c विल इक्वल टू द a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c, तो यहाँ पे a इंटरसेक्शन b कॉमन में यूनियन a इंटरसेक्शन c आ जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ भी यहाँ पे काम करता है, यानी कि a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट वुड बी इक्वल टू द a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, या फिर a यूनियन b का एंटायर का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। रिजल्ट्स ऑन कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट। सो मेरे पास ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसको हम देख लेते हैं। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सो सेकेंड मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी जो है, तो ए बी सी सिंगल, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ जो सभी का इंटरसेक्शन।
तो ये एक्चुअली 3 बार माइनस हो जाता है, होना 2 बार चाहिए, तो इसलिए इसको एक बार प्लस करते हैं, राइट। उसके बाद एन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन यूनिवर्सल माइनस एन ए, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए को निकाल दीजिए तो वो सारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। एन ए यूनियन बी प्लस एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या आ जाएगा, एन पूरा का पूरा यूनिवर्स, ठीक है। तो कोई भी दो अगर है मेरे पास, उनको उसको और उसके कॉम्प्लीमेंट को मैं प्लस करती हूँ तो वो यूनिवर्सल सेट ही बनेगा। एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एन बी एन ए से भी माइनस हो सकता है, एन बी से भी माइनस हो सकता है। बी से माइनस होगा तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए से माइनस होगा तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मेरे पास पहली एग्जाम्पल है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ विच 20 हैव ऑफर्ड मैथ्स, देयर आर 12 हु हैव मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, एंड बी हाउ मेनी ऑफ देम हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स, ठीक है। तो टोटल मेरे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 40। तो एन एम यूनियन ई मेरे पास क्या आ गया, 40। एम मैंने लिया है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में हैं, ई मैंने लिया है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं मेरे पास इकोनॉमिक्स में हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास एन एम मेरे को क्या दिया हुआ है, 20, कि मैथ्स के बच्चे कितने हैं, 20 हैं। और एम यूनियन ई यानी सभी को मिला के, इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के कितने हैं, 40 हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, 12 देयर आर 12 हु हैव मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, कि जिनके पास मैथ्स तो है लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एम इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कि मैथ्स में तो है लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं है, राइट। तो उसका क्या आ गया, 12 आ गया। अब मेरे पास एक सिंपल सा जो ए का मेरे को फाइंड आउट करना है कि कितने बच्चे हैं जिनके पास मैथ्स और इकोनॉमिक्स दोनों हैं। तो कितने होंगे, एक तो ये मेरे पास फॉर्मूला लग जाएगा, एन एम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर मैथ्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एम इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट प्लस एन एम इंटरसेक्शन ई, ठीक है। अब इन दोनों में प्लस हो गया एक्चुअली, कि वो स्टूडेंट्स जिनके पास मैथ्स है इकोनॉमिक्स नहीं है, वो स्टूडेंट्स जिसके पास मैथ्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी है, ठीक है। तो मेरे पास तो इसमें से कैसे निकलेगा, एम में मेरे पास 20 है, ये मेरे पास 12 है। अब वो जो स्टूडेंट्स जिनके पास मैथ्स भी है और इकोनॉमिक्स भी है वो मेरे पास कितने आ गए, 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स बोथ, ठीक है। अब बी मेरे पास क्या निकालना है, हाउ मेनी ऑफ देम हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स, इकोनॉमिक्स तो ले लिया लेकिन मैथ्स नहीं लिया, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एम यूनियन ई यानी कि मैथ्स और इकोनॉमिक्स दोनों जिनके पास है वो हम देखेंगे। इसका सिंपल फार्मूला वही वाला लगाया हमने, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सिंपली, ठीक है। एम यूनियन ई का क्या फार्मूला लगेगा, एम इंटू ई इंटू एम यूनियन ई, ठीक है जी। तो ये 20 दिया हुआ है मेरे पास, इकोनॉमिक्स वाला मेरे पास नहीं अवेलेबल, इंटरसेक्शन वाला मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो मेरे पास इकोनॉमिक्स के कितने बच्चे निकल आए, 28। 20 बच्चे मेरे पास कौन से हैं, मैथ्स के, और 28 बच्चे मेरे पास कौन से हैं, इकोनॉमिक्स के। लेकिन कुल मिला के 40 हैं क्योंकि 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास दोनों सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स भी है और इकोनॉमिक्स भी है, यानी कि एम इंटरसेक्शन ई मेरे पास जो है वो 8 है, ठीक है। तो मेरे पास इकोनॉमिक्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, 28, और 8 स्टूडेंट मेरे पास कैसे हैं, जिनके पास मैथ्स इकोनॉमिक्स दोनों हैं। अब बाकी के मेरे पास कितने रह गए, जिनके पास मैथ्स तो है लेकिन इकोनॉमिक्स तो है लेकिन मैथ्स नहीं है, एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ ई इकोनॉमिक्स, ठीक है। नंबर कि जिनके पास इकोनॉमिक्स है पर मैथ्स नहीं है, ठीक है। तो वो मेरे पास 20 आ गए। तो दूसरा सवाल मेरा हल हो गया कि जिन 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके पास इकोनॉमिक्स है पर मैथ्स नहीं है, राइट। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इन अ क्लास ऑफ 60 बॉयज देयर आर 45 बॉयज। 60 की क्लास है, 45 बॉयज ऐसे हैं जो कार्ड्स खेलते हैं और 30 बॉयज ऐसे हैं जो कैरम खेलते हैं। 30 बॉयज प्ले कैरम। नाउ हाउ मेनी प्ले बोथ गेम्स,
कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं या बॉयज हैं जो दोनों ही खेलते हैं गेम्स, कितने ऐसे हैं जो सिर्फ कार्ड्स खेलते हैं, कितने ऐसे हैं जो कैरम खेलते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। इसमें से NA एंड NB को मैं ले लेती हूँ कार्ड्स और कैरम के लिए। ठीक है, तो दोनों का जो यूनियन है मेरे पास 60 है, 60 टोटल है। तो जो 45 बॉयज़ है वो कार्ड्स खेलते हैं और 30 जो है वो कैरम खेलते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या निकालना है कि दोनों ही खेल लें जो, तो यूनियन हो जाएगा वो NA यूनियन B। मेरे पास क्या फॉर्मूला है, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो मेरे पास यूनियन में 60 पड़ा है, A का 45 पड़ा है और जो B है वो 30 पड़ा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगी तो मेरे पास इंटरसेक्शन 15 आ जाएगा। 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों ही खेलते हैं, यानी कि वो कार्ड्स भी खेलते हैं और कैरम भी खेलते हैं। राइट, अब दूसरा मेरे पास क्या था कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ कार्ड्स खेल रहे हैं या फिर कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ कैरम खेल रहे हैं। ठीक है, अब कितने जो है कार्ड्स खेल रहे हैं वो आ जाएगा A इंटरसेक्शन B डैश। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि A तो खेल रहे हैं, कार्ड्स तो खेल रहे हैं, B कॉम्प्लीमेंट का मतलब B नहीं खेल रहे। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला आ जाता है NA माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, NA 45 है मेरे पास, A इंटरसेक्शन B 15 है। तो 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ कार्ड्स खेल रहे हैं लेकिन कैरम नहीं खेल रहे हैं। दूसरा मेरे पास आ जाता है N जो कैरम खेल रहे हैं लेकिन कार्ड्स नहीं खेल रहे, B कैरम खेल रहे हैं, A डैश कार्ड्स नहीं खेल रहे। तो इसमें NB माइनस NA इंटरसेक्शन B आ जाएगा। 30 माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। इन अ ग्रुप ऑफ 850 पर्सन 600 कैन स्पीक हिंदी, 340 कैन स्पीक तमिल। Find how many can speak both Hindi and Tamil, how many can speak Hindi only, how many can speak Tamil only। ठीक है जी, इसको पहले मैं वेन डायग्राम में आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दो है, एक तो हिंदी स्पीकर है और एक तमिल स्पीकर है। तो 850 टोटल पर्सन है। ठीक है, तो 600 हिंदी स्पीकर हैं और 340 जो हैं वो मेरे पास तमिल स्पीकर है। तो ये मेरे पास जो है हिंदी स्पीकर्स का बना, ये बन गया तमिल स्पीकर्स का। ठीक है, HNT। तो इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा इजीनेस के लिए क्या किया कि ये जो अकेला पार्ट है इसको A कर दिया, ये जो पार्ट है उसको B डिफाइन कर लिया और ये उसके बाद वाला जो पार्ट रह गया सिर्फ दिस वन, उसको C बोल दिया। ठीक है, ताकि हम इजीली अपनी कैलकुलेशंस कर सके। तो मेरे पास क्या है, A प्लस B मेरे पास क्या है, दैट इज 600, क्योंकि 600 में वो लोग भी हैं जो हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं। तो A प्लस B मेरे पास कितना आ गया, 600। ठीक है, और उसके बाद B प्लस C मेरे पास कितना आ गया, 340। B प्लस C में वो भी आ जाते हैं जो हिंदी भी बोल रहे हैं, तमिल भी बोल रहे हैं और अकेली तमिल बोल रहे हैं, वो भी आ जाते हैं। और A प्लस B प्लस C मेरे पास क्या आ गया, 850। ठीक है, जो टोटल आ गया। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी कैलकुलेशंस करके B प्लस C 340 है, 340 का नंबर इसमें डाला और निकाल लिया। A मेरे पास 510 आ गया। ठीक है, 510 अब अकेले ऐसे है जो हिंदी स्पीकर है, राइट। और B मेरे पास 90 आ गए। 90 यानी कि दोनों ही बोलते हैं, हिंदी भी बोलेंगे और तमिल भी बोलेंगे। ये यूनियन आप वैसे तो ये इंटरसेक्शन है, यूनियन मैंने इसलिए लिख दिया कि दोनों बोलने वाले हैं बोथ। ठीक है, ये एक्चुअल में तो दोनों की इंटरसेक्शन है भी। ठीक है, C मेरे पास आ जाते हैं 250। C मेरे पास वो स्पीकर है जो सिर्फ तमिल बोल रहे हैं लेकिन हिंदी नहीं बोल रहे। यही चीज़ मैंने लिखी है, हु स्पीक बोथ हिंदी एंड तमिल 90, और जो सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं 510, और जो तमिल बोल रहे हैं 250। सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर एंड चैप्टर। ठीक है, डू रिवाइज इट, ईजी सा है, तो रिवाइज इट एंड थैंक यू वेरी मच।